नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 13 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का हमारा जो नया सेशन होगा वो होगा 13 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ये सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया। विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जुलाई। बात करें तो मलाला दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं में शिक्षित और शिक्षा के वातावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का होता है। वर्ल्ड मलाला डे को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 12 सितंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र की बैठक को मलाला ने अपने भाषण के बल पर महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के विषयों पर जोर दिया, जिससे संयुक्त राष्ट्र की बैठक में उन सम्मानित करने के लिए यह मलाला दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये जो पाकिस्तान की समाज सेवी हैं मलाला यूसुफजई, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। अब देख लेते हैं हमारे जुलाई के जो दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये हमारे जुलाई के कुछ दिवस थे जिनको हमने रिवाइज कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस और भारत ने मिलकर वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस की बात करें, राजधानी मास्को है और यहाँ की मुद्रा है रूबल। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की क्या है, यूरो है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो भारत और रूस ने 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का नया लक्ष्य रखा है। मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत और रूस के बीच व्यापार 65.7 बिलियन डॉलर रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% ज़्यादा है। अब उसको 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई। भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबू धाबी में। जो यूएई की राजधानी है अबू धाबी, वहाँ पर भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक 9 जुलाई 2024 को अबू धाबी में आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और विस्तृत करने के लिए सहभागिता के व्यापक अवसरों पर चर्चा की है। इस महत्वपूर्ण बैठक में संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों और अबू धाबी में भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। किसके नेतृत्व में, जो संयुक्त सचिव हैं श्री अमिताभ प्रसाद, और संयुक्त अरब अमीरात की ओर से बैठक की सह अध्यक्षता ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद अल्माजरूकी ने की है। बात करें तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी।
शुरुआत से लेकर अब तक कुल 11 दौरों की बैठक संपन्न हो चुकी है और ये 12वीं बैठक अभी हाल ही में अबू धाबी में संपन्न हुई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी लैसेंट के प्रथम बहुशहरी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है। जो लैसेंट की प्रथम बहुशहरी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में सर्वाधिक मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। बात करें तो हाल ही में लैसेंट ने वर्ष 2008 और 2019 के बीच भारत के 10 प्रमुख शहरों में अल्पकालिक वायु प्रदूषण जोखिम तथा मृत्यु दर के बीच संबंधों की जांच करने वाला प्रथम बहुशहरी अध्ययन प्रकाशित किया है। कितने 2008 से 2019 के बीच का वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु अध्ययन से पता चला है कि जांच किए गए 10 शहरों में प्रतिवर्ष 33,000 से अधिक मौतें हुई हैं। कुल मृत्यु दर का लगभग 7.2% वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। उच्चतम मृत्यु दर की बात करें तो दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है, जहां वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वार्षिक मौतों का 11.5% कितनी 12,000 मौतें हुई हैं। 33,000 में 12,000 मौतें अकेले कहां पर हुई हैं, 10 शहरों के बात करें तो दिल्ली में हुई है। शिमला में सबसे कम मृत्यु दर है। शिमला वायु प्रदूषण के कारण सबसे कम मृत्यु दर वाला शहर बन गया है, जहां प्रतिवर्ष केवल 59 मृत्यु जो मौत हैं उनका 3.7%। सबसे ज़्यादा नई दिल्ली में और सबसे कम कहाँ पर है, शिमला में। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, जहाँ पर वायु प्रदूषण से मौतें हुई हैं। पहले पे है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग। बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाली 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका नेतृत्व कर रहे हैं। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मुख्य विषय क्या है, समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका, इसका जो है विषय है। इस बार 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का ये विषय है। बात करें तो ब्रिक्स देशों और आमंत्रित देशों जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अध्यक्ष, संसद सदस्य और अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष महामहिम जो है सुतुलिया एक्शन ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठकों में भाग लेंगे। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन बन गया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है। अभी तक ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील ही शामिल थे। अब कौन कौन से देश शामिल हो गए हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। पहले कौन था, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील ही शामिल थे। ब्रिक्स दुनिया के विकासशील देशों का एक समूह है। जो दुनिया के विकासशील देश हैं उनका एक ये समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हाल ही में किस देश की यारोस्लावा मोहचिक ने महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। किस देश की हैं यारोस्लावा मोहचिक, जिन्होंने महिला ऊंची कूद में जो विश्व रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूक्रेन की हैं ये यारोस्लावा मोहचिक, जिन्होंने महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यूक्रेन की बात कर ले तो राजधानी है कीव और यहाँ की मुद्रा है यूक्रेनी रिबनिया। इटली की राजधानी है रोम
और यहाँ की मुद्रा यूरो है। जापान की बात कर चुके हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा क्या है? चिली पेसो यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो यूक्रेन की सर्वश्रेष्ठ ऊंची कूद खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप के साथ साथ विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। पेरिस में डायमंड लीग मीट में यारोस्लावा मोहचिक ने ओलंपिक से पहले अंतिम बड़े ट्यूनअप में से एक में 2.10 मीटर लगभग 6.88 फीट की छलांग लगाकर 37 वर्षों से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 2.09 का पिछला रिकॉर्ड बुल्गारिया की स्टेफका कोस्टाडिनोवा ने 1987 में रोम में स्थापित किया था। किसने किया था? बुल्गारिया की थी स्टेफका कोस्टाडिनोवा, जिनका रिकॉर्ड था 2.09 मीटर का। और अभी हाल ही में जो यूक्रेन की खिलाड़ी हैं यारोस्लावा मोहचिक ने, उन्होंने 2.10 इतने मीटर की लॉन्ग जो हाई जंप है उसके साथ नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक जो है मान्यता समझौता हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और ताइवान के बीच में जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता अभी हाल ही में हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ताइवान की बात करें, राजधानी ताइपे है और यहाँ की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर, यहाँ की मुद्रा है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा जो है मॉरिशियाई रुपया है। बात करें तो भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता नई दिल्ली में व्यापार संबंधी 90वें कार्य समूह की बैठक के दौरान 8 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। MRA मतलब जो पारस्परिक मान्यता समझौता है के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और जो पीडा है और ताइवान की कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं खाद्य एजेंसी AFA जो है इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां बनी हैं। आगे और डिटेल लिखा है, आप उसको देख लीजिएगा, जितना ज़रूरी था उतना बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है। यह एक बहुसुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में कौन सा देश क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है? कौन सा देश क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बांग्लादेश जो है अभी हाल ही में क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। भूटान की राजधानी थिम्पू, यहाँ की मुद्रा है न्यूगल्ट्रम। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को समूह के 5वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया। 5वें सदस्य के रूप में बांग्लादेश को शामिल कर लिया। इससे पहले इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे और 5वें सदस्य के रूप में अब बांग्लादेश शामिल हो गया है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2020 में की गई थी और इसमें 4 सदस्य, अभी बांग्लादेश 5वां सदस्य इसका बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शंकर नारायण को अभी हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण को 10 जुलाई को आर्मी हॉस्पिटल
R&R के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अस्पताल में खास तौर पर सुरक्षा बलों का इलाज होता है। जवानों के इलाज का यह सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वह पुणे के लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण पुणे के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के 1982 बैच के डॉक्टर हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ माने जाते हैं। एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं जिनको अभी हाल ही में कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, WHO। बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मी डेविस नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। यह प्लेटफॉर्म बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों के चयन, खरीद और उपयोग पर निर्णय लेने में सहायता के लिए बनाया गया है। जो मी डेविस में 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसे गैर संचारी रोग और कोविड-19 जैसे संक्रामक रोग भी शामिल किए गए हैं। अब मी डेविस की बात करें तो मी डेविस का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो मी डेविस है, इसका फुल फॉर्म है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में WHO ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया? किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में रजत शर्मा जो एंकर हैं, उनको भी हाल ही में NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी जो संस्था है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NBDA भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है, जो देश के सबसे प्रभावशाली समाचार नेटवर्कों का एक शक्तिशाली संघ का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्यता में पारंपरिक टेलीविज़न प्रसारकों से लेकर कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न मीडिया आउटलेट इसमें शामिल हैं। तो इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में इंडिया टीवी के जो एडिटर इन चीफ और चेयरमैन है रजत शर्मा को चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने सुगम मॉडल पहल की शुरुआत की है? किसके द्वारा सुगम मॉडल पहल जो है उसकी शुरुआत की गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में JP नड्डा के द्वारा जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं JP नड्डा, उनके द्वारा सुगम मॉडल पहल की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल पहल का अनावरण किया है। सुगम मॉडल पहल को मां और बच्चे की भलाई के लिए गर्भधारण के स्वस्थ समय और अंतराल के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा JP नड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप में शामिल हुआ है? निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड जो हूप है उसमें शामिल हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। PV सिंधु अभी हाल ही में निवेशक और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो वेलनेस ब्रांड है हूप उसमें शामिल हुई हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो ओलंपिक पदक विजेता और शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने घोषणा की है कि वह गुरुग्राम स्थित वेलनेस ब्रांड हूप में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हो गई हैं। हूप जो है वो खुद को सक्रिय जीवन शैली के लिए भारत का पहला वेलनेस ब्रांड बताता है।
वर्ष 2022 में स्थापित कंपनी प्रभावी दर्द, नींद, तनाव और कसरत से निपटने के लिए वेलनेस उत्पादों की एक श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसे प्राकृतिक अवयवों से तैयार किया जाता है। तो इसकी अभी हाल ही ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक बन गई हैं जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस पैरा ओलंपिक कोटा हासिल किया है? किसने वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस पैरालंपिक कोटा हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। रूबीना फ्रांसिस और स्वरूप उन्हालकर जो है उन दोनों ने अभी हाल ही में वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस पैरालंपिक कोटा हासिल किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस और स्वरूप उन्हालकर ने द्विपक्षीय नियम के तहत पेरिस पैरालंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है, जिससे खेलों में कुल निशानेबाजों की संख्या अब 10 हो गई है। भारतीय पैरालंपिक समिति ने रूबीना जो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 जिनकी विश्व रैंकिंग नंबर कितनी है 2 और उन्हालकर पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल SH1 के लिए 2 द्विपक्षीय वाइल्ड कार्ड जिसको बोलते हैं ये स्थानों के लिए आवेदन किया था। दोनों खिलाड़ियों ने वाइल्ड कार्ड के लिए आवेदन किया था क्योंकि दोनों मामूली अंतर से कोटा हासिल करने से चूक गए थे। अब उनको वाइल्ड कार्ड के रूप में कोटा मिल गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है टाटा एसेट मैनेजमेंट, या ऑप्शन बी रिलायंस कैपिटल, या ऑप्शन सी SBI लाइफ, या ऑप्शन डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने 16 कीटों को मानव उपभोग के लिए मंजूरी दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर ने अभी हाल ही में 16 कीटों को मानव उपभोग के लिए मंजूरी दी है। इस तरह से अब जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको विद आंसर मिल जाएगी, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ये सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।